कल हमने रक्त परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें रक्त के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। रक्त में रक्त कणिकाओं के रूप में आरबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इनमें से तीसरे नंबर पर है प्लेटलेट्स, जिनका दूसरा नाम है, प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिम्बाणु। या इनका एक नाम और है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये तीनों प्लेटलेट्स के ही नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स, बिम्बाणु, प्लेटलेट्स। इनका निर्माण कैसे होता है? इनका जो निर्माण होता है, कल बताया था मैंने, अस्थि मज्जा में उपस्थित अस्थि मज्जा में उपस्थित मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के टूटने से होता है। जब बोन मेरो में जो मेगा कैरियोसाइट, अभी लिखो मत, पहले बाद नोट कर लेना, जब बोन मेरो में उपस्थित मेगा कैरियोसाइट सेल्स टूटती हैं तो बिम्बाणु बनते हैं या प्लेटलेट्स बनती हैं, यानी इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल भी लगभग 7 डेज होता है। कितना होता है? 7 डेज होता है प्लेटलेट्स का। ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती हैं। एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से वास्तविक सेल्स कौन सी नहीं है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स। वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये तो कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं ये, क्योंकि टूटने से बनती हैं। तो कोशिका, भाई कोशिकाओं को टूटेंगे, कोशिका टूटेंगे तो इसका मतलब क्या? कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। प्लेटलेट्स की यदि संख्या की बात करें तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होनी चाहिए हमारे शरीर में लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन एमएम। कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन एमएम हमारे शरीर में इनकी संख्या होना जरूरी है। संख्या में यदि कमी हो जाए, 1.5 लाख से संख्या में कमी हो जाए, तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ऐसा डेंगू में होता है। ये किसमें होता है? डेंगू में। मिनिमम 70,000 mm³ इतनी तो होना जरूरी है। डेंगू में तो 40,000 50,000 तक रह जाती है, 20,000 तक भी रह जाती है, जो खतरनाक स्थिति है। इस जब कम पड़ जाती है तो लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए बॉडी में। नारियल का पानी है, पपीते का रस है, पपीते की पत्ती है, भेड़ का दूध है, बकरी का दूध है, इनसे बहुत जल्दी प्लेटलेट्स बनती है शरीर में। और यदि संख्या में अधिकता हो जाती है तो संख्या में अधिकता को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके प्लेटलेट्स के कार्य की जब बात करें तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का निर्माण का। थक्के का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। सामान्यतः चोट लगने पर 2 से 5 मिनट के अंदर जो रक्त का बहना रुक जाता है उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होती हैं? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। अधिकता से जिसे बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो क्लॉट वगैरह बन जाते हैं छोटे छोटे। अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं, जितनी है उतना ही होना चाहिए। सारी सूखती है हर जगह। आप ज्यादा खाओगे वो भी नुकसानदायी है, ज्यादा पानी पियोगे वो भी ज्यादा नुकसानदायी है। ज्यादा पियोगे किस चीज को, अति नहीं होनी चाहिए। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सभी ब्लड में पाई जाती हैं। अपन पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी और वेन्स कि हमारे अंदर ब्लड जो बहता है वो कौन कौन सी नलिकाओं में बहता है। हमारे रक्त परिसंचरण को बंद रक्त परिसंचरण कहा जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि बंद नलिकाओं में रक्त बहता है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनमें खुला रक्त परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक तो खुला और एक बंद।
साइड इफेक्ट देखो वैसे इसमें मतलब इसे बहुत ज्यादा नॉर्मली जैसे अपन कहते हैं ना कि दिखने लग जाए, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है। इंटरनली कोई ना कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऐसे कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं दिखता कि हमें तुरंत पता लग जाए कि साहब हाँ ये साइड इफेक्ट है तो अपन की ये बढ़ गई है। क्योंकि जब अपन जांच कराते हैं कई बार ब्लड वगैरह की तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाती हैं ये। एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है बंद प्रकार का क्लोज्ड। ये खुला वाला तो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा संघ में, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीव, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीट वर्ग जिसको कहा जाता है, और ये हमारे अंदर पाया जाता है मनुष्य में। बंद रक्त परिसंचरण ये मनुष्य में पाया जाता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य में कौन सा रक्त परिसंचरण होता है, बंद होता है तथा दोहरा होता है। दोहरा का मतलब होता है ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार आता है, ठीक है, इसलिए हमारे रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहा जाता है। ये नोट कर लो नीचे। रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, आर्टरी। एक तो होती है धमनी, हमारे शरीर में जो ब्लड प्रवाहित होता है, ब्लड बहता है, वो एक तो धमनियों में बहता है और एक शिराओं में बहता है, बेंस के अंदर। ये जो हमें नीले नीले रंग की जो दिखाई देती है ना, ये शिराएं होती हैं, बेंस होती हैं, इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ये शिराएं तो त्वचा के ठीक नीचे होती हैं और धमनियां थोड़ी गहराई में होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। जहां शुद्ध रक्त बहता है ना, वो थोड़ी गहराई में होती हैं, और शिराएं त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं। ये धमनी का मेन कार्य क्या होता है? धमनी का मेन कार्य होता है शुद्ध रक्त को, सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि शुद्ध धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त सबसे पहले कहां जाएगा? हार्ट से जाएगा। कहां से जाएगा? हार्ट से। तो ये शुद्ध कार्य को, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है। शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करती है? धमनी करती है। एक इसका अपवाद है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी होती है हमारी बॉडी में जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, और उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, या हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। और इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। क्यों रक्त अशुद्ध क्यों बहता है और इसको पल्मोनरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कंप्लीटली हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, अभी अपन पढ़ेंगे हार्ट की संरचना, ये 4 चैम्बर हैं। पहले रक्त यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर ये घूम के यहां आता है और यहां आता है। यहां जाकर के रक्त पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है, और रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। कहां होता है? फेफड़ों में। एक तो होता है रक्त को छानने की क्रिया, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और एक होता है रक्त का शुद्धिकरण, जिसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो होता है किडनी में, वृक्क में, ठीक है, और फिल्ट्रेशन की जो, और जो प्यूरिफिकेशन क्रिया होती है वो होती है लंग्स में। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड, जिसमें हमारी ऑक्सीजन जाके मिल जाती है। तो यहां पर रक्त पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है। अब ये रक्त, अशुद्ध रक्त को, ये वाली जो धमनी है ना, इसी का नाम है पल्मोनरी धमनी। ये क्या काम करती है? ये तो हो गया बायां आलिंद, ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां निलय और ये हो गया दायां निलय, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये दाएं निले से अशुद्ध रक्त को कहां ले जाती है? फेफड़ों में ले जाती है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? फेफड़ों में होता है। तो इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जो कि अशुद्ध रक्त को दाएं निलय, दाएं निलय का मतलब हो गया राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय से
फेफड़ों के लिए ले जाती है, दाएं से फेफड़ों के लिए ये ले जाती है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, और ये फेफड़ों के लिए ले जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। धमनी का जो रंग होता है वो लगभग रेडिश होता है, लाल सफेद जैसा होता है। कैसा होता है? लाल सफेद होता है, जबकि शिराओं का रंग हल्का बैंगनी होता है, नीलापन लिए हुए होता है, या हल्का वॉयलेट बैंगनी होता है। इनका रंग होता है लाल सफेद। धमनी में कपाट, कपाट को अंग्रेजी में कहते हैं बॉल्व। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। कपाट का मतलब क्या है? जैसे ये कोई धमनी है, इसमें कपाट नहीं होता है धमनी के अंदर, क्योंकि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त यदि वापस भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे रक्त एक बार यहां पहुंच गया ना, तो यहाँ कपाट बंद हो जाता है, यानी अशुद्ध रक्त वापस नहीं आ सकता। पहले वो कहां जाएगा? शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा, अपने प्रक्रम से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी वापस लौट के आ जाए, क्योंकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, और वापस रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं? इसमें कपाट होते हैं। जबकि धमनी में शुद्ध बहता है, आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो धमनी में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। एक इसमें पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी, जिसको एओर्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एओर्टा। ये महाधमनी रक्त को अंगों तक ले जाती है। कहां तक ले जाती है? अंगों तक, सारे अंगों में विभाजित कर देती है, वितरित कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो दूसरा आता है शिरा। अब इसका काम क्या होगा? धमनी तो शुद्ध रक्त को हार्ट से कहां ले जा रही है? शरीर के विभिन्न अंगों तक। अंगों में जाएगा तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा, तो अशुद्ध रक्त को वापस अंगों से पुनः हार्ट तक लाने का काम कौन करती है? शिरा करती है। यानी धमनी तो शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक, और शिरा क्या काम करती है? शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय तक अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। तो शिराओं का कार्य क्या होगा? शिराओं का कार्य होगा अशुद्ध रक्त को, यानी शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से पुनः हृदय तक लाना है। अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से पुनः हृदय तक लाना है। इसका भी एक अपवाद है, और उस अपवाद का नाम क्या है? फुफ्फुसीय शिरा, जिसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। और फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा कैसा रक्त प्रवाहित होता है? इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और ये कहां से कहां के लिए ब्लड को ले जाती है? देखो, यहां से रक्त, ये तो अशुद्ध, ये तो थी फुफ्फुस की धमनी, ये आ गया फेफड़ों में रक्त, यहां हो गया रक्त का शुद्धिकरण। यहां से जो सिरा निकलती है उसको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। और ये फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को ले जाके कहां डाल देती है? बाएं आलिंद में डाल देती है। कहां डाल देती है? लेफ्ट ऑरिकल में, या बाएं आलिंद में ले जाके डाल देती है। तो ये इसका अपवाद है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद, यानी लेफ्ट ऑरिकल, बाएं आलिंद में ले जाती है, और ये फेफड़ों से निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय शिरा कहा जाता है। इनका रंग की बात करें तो इनका रंग हल्का बैंगनी टाइप का होता है, और धमनी शिराओं में या इनमें कपाट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि शिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसके अलावा बाकी सभी में। और सबसे बड़ी शिरा का नाम पूछे, सबसे बड़ी शिरा का नाम है महाशिरा। क्या नाम है? महाशिरा। संपूर्ण अंगों से अशुद्ध रक्त हो जाता है, उसका परिवहन करती है ये। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेना केवा। क्या कहा जाता है? वेना केवा। तो इस प्रकार धमनी और शिराओं में हमारे अंदर रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी और शिराएं आपस में रक्त का परिवहन करती हैं। धमनी शुद्ध रक्त को हार्ट से अंगों तक ले जाती है, और अंगों से वापस अशुद्ध रक्त को पुनः शिराएं लाती हैं। शिराओं में कपाट
होते हैं, धमनी में कपाट नहीं होते हैं। रंग इनका बैंगनी होता है, इनका लाल सफेद होता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी और सबसे बड़ी शिरा महाशिरा। हमारे रक्त में एक तो होता है एंटीजन, जिसको कहा जाता है प्रतिजन, और एक होता है प्रतिरक्षी, जिसको कहा जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन या प्रतिजन क्या होते हैं? यह एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या है? विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है ये। क्या है ये? विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं ए और एक होता है बी। और प्रतिरक्षी भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ए और एक बी। कभी भी रक्त में समान एंटीजन समान एंटीबॉडी नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए रक्त लेने से पहले और रक्त देने से पहले रक्त समूह की जांच की जाती है। अपन जब रक्त लेते हैं, किसी में डालते हैं रक्त, तो हमेशा पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यदि आपने ए वाले को बी वाले का डाल दिया तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे विपरीत होते हैं। अब विपरीत होंगे तो फिर ए वाले को ए वाला का चल जाएगा, लेकिन ए वाले को यदि बी का डाल दिया तो फिर सेम मिल जाएगा एंटीजन और एंटीबॉडी। वो कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा, सेम कैसे हो जाएगा। तो फिर रक्त का थक्का बन जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ब्लड लेने से पहले देने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच होती है, उसी के आधार पर ब्लड चढ़ाया जाता है। कई बार तो सेम होने के बावजूद भी हो सकता है हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाए, कई बार रिएक्शन हो जाए, जरूर नहीं सूट कर पाए सामने वाले को। इसलिए रक्त समूह की जांच करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये एंटीजन तो कहां पाए जाते हैं? ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। ये कहां पर होते हैं? ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। जैसे ये कोई आरबीसी है तो इसकी सतह पर पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? सतह पर। जबकि ये जो होते हैं ये प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ये एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। और आरबीसी कहां होते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी जो होते हैं ये शरीर में प्रतिरक्षा निर्माण का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, प्रतिरक्षा निर्माण करते हैं। इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या इनको एंटी सीरम भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये भी दो प्रकार के हैं, ए और बी, और ये भी दो प्रकार के हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहां पाए जाते हैं? आरबीसी सतह पर। और ये कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। किसके बने होते हैं? दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो कि शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये क्या काम करती है? ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं कि एंटीबॉडी शरीर में बने। और एंटीबॉडी क्या होते हैं? जो शरीर को प्रतिरक्षा निर्माण करते हैं। ये नोट कर लो, ऊपर हेडिंग डाल लेना, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही, डब्ल्यूबीसी तो एक तरह रक्त कणिका है, ये प्रोटीन है, एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन है। बनाते दोनों ही एंटीबॉडी बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी भी हमारी बॉडी को इम्यून पावर देती है, और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी प्रतिरक्षी पावर देते हैं। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ना, उससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, वो भी हमें इम्यून पावर देता है। यानी एक चीज के लिए कई सारी जिम्मेदार चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो दोनों अलग अलग हैं, वो सेल्स हैं, एक तरीके से प्रोटीन है। हाँ।
अब लिखो रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज की थी कॉर्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। कॉर्ल लैंड स्टीनर ने एबीओ ग्रुप की खोज की थी। अगर नॉर्मली क्वेश्चन आए कि इसकी खोज किसने की थी, आंसर होगा कॉर्ल लैंड स्टीनर। अगर अलग से पूछ ले कि एबी रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो एबी रक्त समूह की खोज की थी डी कोस्टुलो स्टूरली ने। किसने की थी? डी कोस्टुलो स्टूरली ने एबी की थी। नॉर्मली कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त में एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। रक्त समूह एंटीजन एंटीबॉडी दे सकता है और ले सकता है। रक्त समूह में एक तो ए, बी, ए बी और ओ। जिसका नाम ए बी है उसको कहा जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल असेप्टर, और इसको कहते हैं सर्वदाता। क्यों कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। ए में एंटीजन होता है ए, तो एंटीबॉडी हमेशा कौन सा होगा? बी। हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। बी वाले में एंटीजन कौन सा होगा? बी। तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए होगा। ए बी वाले में दोनों ही एंटीजन है, ए बी है बी भी है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगा, और एंटीबॉडी नहीं होगा इसीलिए क्या है, ये सर्वग्राही। और ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही पाए जाते हैं। अब देखो उल्टा माना कि ए वाला बी वाले को दे दे तो क्या होगा? एंटीजन तो ए वाले में ए है, भाई ए वाला बी वाले को दे दे, बी वाला रक्त ले रहा है। अब बी वाले में एंटीजन तो कौन सा हो गया? बी। अब ए वाले का लेगा तो फिर एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? बी। और समान तो मिलने नहीं चाहिए, इसीलिए रक्त समूह क्या की जाती है, जांच की जाती है। इसीलिए हमेशा ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी वाला ए बी को और ओ वाला ओ को। इनमें कुछ चीजें हैं कि ओ वाला सबको रक्त दे सकता है और ए बी वाला सबसे रक्त ले सकता है, क्योंकि ए बी वाले में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है और ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है, और इनमें भी होते तब तो ये भी नहीं ले पाते, इनमें ये होते नहीं है। अब बात करते हैं कौन किस चीज को रक्त दे सकता है। भाई ए वाला एक तो समान समान को रक्त दे सकता है और समान समान से रक्त ले सकता है। तो ए वाला एक तो किसको देगा? ए को देगा। और मैं बोल रहा हूं ए बी सर्वग्राही है, सबसे रक्त ले सकता है, इसका मतलब ए इसको रक्त दे सकता है, तो ए वाला किसको देगा? ए को और ए बी को। बी वाला किसको देगा? बी को और ए बी को। ए बी वाला ले तो सबसे सकता है लेकिन देगा केवल किसको? ए बी को। और ओ वाले का तो नाम ही शब्द आता है, तो ये तो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। ऐसे ही ए वाला ले किससे सकता है? ए से और ओ से। बी वाला किस किस से लेगा? बी से और ओ से। ए बी वाले का नाम ही सर्वग्राही है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी। और ओ वाला ले केवल किससे सकता है? ओ से ले सकता है। तो इसमें पर पढ़ा है कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, उसका वितरण किया गया था आर एच कारक के आधार पर। किसके आधार पर किया गया था? आर एच कारक, यानी एक तरह चार के अलावा इन पांच भी चीजें होती है, आर एच फैक्टर और आर एच कारक की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर और बीनर ने मकाका रहीसस बंदर में की थी। मकाका का मतलब होता है मादा बंदर, रहीसस बंदर की प्रजाति का नाम है जिसमें इसकी खोज हुई थी मकाका रहीसस बंदर में, और रहीसस से ही वो लिया गया है आर एच फैक्टर।
प्रारंभ में तो बंदर में मिला था, लेकिन बाद में पता चला कि आरएच कारक अधिकांश मनुष्यों में भी पाया जाता है। भारत के अंदर लगभग 93% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। जिनमें पाया जाता है उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उसको आरएच नेगेटिव कहते हैं। भारत में 100 में से 93 लोगों में आरएच पॉजिटिव होता है, आरएच कारक होता है, 7% में नहीं होता है लगभग। संसार की बात करें तो लगभग 85% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, 15% आरएच नेगेटिव हैं। अब जो आरएच पॉजिटिव होगा, जो आरएच में पॉजिटिव होगा वो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव। जो उधर नेगेटिव है वो इधर भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना वो आरएच कारक के आधार पर है। आपने ब्लड ग्रुप की जांच कराई, आपका ब्लड ग्रुप आया माना कि बी, और आरएच कारक आप में नहीं है, आप 7% में शामिल हो ये मान लो, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी नेगेटिव। और यदि आरएच कारक आप में है तो क्या हो गया, बी पॉजिटिव। ऐसे ओ नहीं है तो ओ नेगेटिव, और है तो ओ पॉजिटिव। अब ब्लड नेगेटिव पॉजिटिव किस किस को रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें साथ में, वो अपन चर्चा बाद में करेंगे। ये नोट कर लो यहां तक अभी।